ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेजोनेंस। तो ये जो मैं लिखा हूँ इसको आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया देखिए, तो रेजोनेंस इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व व्हाट चेंज इन व्हाट position of pi electron as well as change in position of नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। सेकेंड पॉइंट बनाया कि इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पोजीशन ऑफ एटम डज नॉट चेंज। रेजोनेंस के प्रोसेस में एटम का और सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होता है। करेक्ट? इसको ये सेकेंड पॉइंट हो गया मेरा। थर्ड पॉइंट है कि ड्यू द स्ट्रक्चर एराइजिंग ड्यू टू रेजोनेंस। आज के बाद रेजोनेंस के कारण जो स्ट्रक्चर एराइज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और नहीं तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? RS और CS। ठीक है। अब एक और पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए आप लोग। 1 RS differ from other RS with respect to position of pi electron as well as with respect to lone pair as well as with respect to positive charge as well as with respect to negative charge। फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1 RS differ from other RS with respect to what? with respect to position। एक RS दूसरे RS, दो RS को आपको डिफरेंस दिखा देना है। तो 1 RS differ with respect to other RS। 1 RS differ with respect to other RS with respect to which point? तो with respect to position of pi electron मतलब pi bond as well as with respect to lone pair, position of lone pair as well as with respect to negative position of negative charge as well as with respect to sometimes ऐसा भी रहेगा as well as with respect to position of positive charge। ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया मेरा। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सर आपको भी सुनाई पड़ रहा है क्या बीच में टिंग टिंग करके? अच्छा, ज्वाइन करने का साउंड है। ओके ओके, नहीं वो ज्वाइन करने का साउंड है, सॉरी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। फिर से सेंटेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। यहां तक लिख लिए? रियल कॉन्सेप्ट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। Real concept is what? Real concept is the resonance hybrid। और उस लाइन को छोड़कर फिर इसको नया पॉइंट बनाइए। इन रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसे लिखा है, इन नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड contain character of all resonating structure। resonance hybrid contain character of all resonating structure। इसका मतलब रियल कॉन्सेप्ट क्या है? रियल कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या रहेगा? जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा
उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का उसमें कैरेक्टर रहेगा, हाँ या ना। एक और पॉइंट बनाइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लीज कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, रेजोनेंस का पहला क्लास है। रेजोनेटिंग क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली बेस्ड ऑन रेजोनेंस। और आप देखें एनसीईआरटी में रेजोनेंस दिया हुआ है, एक पैराग्राफ, एनसीईआरटी देखें एक पैराग्राफ है और बेंजीन का डायग्राम है, बस वहाँ पर रेजोनेंस खत्म। लिखिए क्या बोल रहे थे, हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट डिफर विथ रेस्पेक्ट टू अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी इस लाइन को काटिए, तो ऐसे लिखिए इसको, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट बी वेरी हाई, ऐसे लिखेगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड नॉट बी वेरी हाई। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड नॉट बी वेरी हाई। अब इसके पीछे कुछ वजह है, इसको आगे चलकर जैसे जैसे पढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपको बोला जाएगा। और नेक्स्ट 10 मिनट मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि अभी आपको मैं ये नहीं पढ़ाया हूं कि हाउ टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैंने अभी रेजोनेंस का कुछ पढ़ाया ही नहीं हूं, जैसे आज फर्स्ट क्लास है। 10 मिनट तक पहले से अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो 10 मिनट मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। सौरभ, कोई भी अगर बात करेंगे तो उनको जल्दी से यहाँ से ही या तो रिमूव कर दीजिएगा या तो म्यूट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप एक समझिए कि ए एरो ए और ए आपको बताए भी होंगे कि दोनों एरो का मतलब क्या सेम मीनिंग होता है या अलग अलग मीनिंग होता है। यस, इसका मतलब दोनों में एक बात कॉमन है कि इसका मतलब होता है ए कन्वर्टेड इनटू बी एंड बी कन्वर्टेड इनटू ए। यहाँ भी C कन्वर्टेड इनटू D एंड D ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू C, बट दोनों का डिफरेंस यह है कि इस एरो के दोनों तरफ जो रहेगा वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वो रियल में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे जो रहेगा वो एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम का साइन है, तो इक्विलिब्रियम का साइन के दोनों तरफ रियल कंपाउंड रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट? रियल कंपाउंड। तो मैंने इस एरो का यूज किया या इस एरो का यूज किया? इस एरो का। इसका मतलब है कि पहला बात कि यहां देखिएगा, और ए अगर आपसे कोई पूछेगा ए और ए सेम है या डिफरेंट है, कैसे हुआ उसको छोड़ दीजिए, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है स्टूडेंट। रेजोनेंस के प्रोसेस में यहां देखिए, रेजोनेंस के प्रोसेस में स्टूडेंट ऐसा आपको इमेजिन करना है कि मॉलिक्यूल का जो कार्बन है ना उसको नट और बोल्ट से फिक्स कर दिए। क्या कर देना है? फिक्स। मॉलिक्यूल को नहीं घुमाते रहना है। मॉलिक्यूल रेजोनेंस जो मुझे सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को भी सुनाई पड़ रहा है क्या?
यस, ये कहाँ से वेव आ रहा है? चलिए, तो रेजोनेंस के प्रोसेस में मॉलिक्यूल रोटेट नहीं, मॉलिक्यूल को नहीं घुमाते हैं और ना ही मॉलिक्यूल के एटम को घुमाते हैं। तो स्टूडेंट एटम को सोचिए कि फिक्स कर दिए। क्या कर दिया स्टूडेंट? फिक्स। यस, रेजोनेंस के प्रोसेस में किसको मूव कराते हैं, किसे डीलोकलाइज करते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज को। दैट्स वाई आपको यहां पे ये सोचना था कि इस कार्बन को तो फिक्स कर दिया गया है, करेक्ट, और यहां से यहां आए हैं, तो क्या लग रहा है कि इसको ऐसे करके पूरा मॉलिक्यूल को घुमा दिया गया। मॉलिक्यूल को नहीं घुमाना है, रेजोनेंस के प्रोसेस में रेजोनेंस का साइन दिए हैं, करेक्ट। यहां पे हम लोग क्या किए हैं, पाई बॉन्ड को पोजीशन को चेंज किए। तो देखिए, इसमें जहां जहां पे पाई बॉन्ड है, क्या उसमें इसमें वहां पे पाई बॉन्ड है या अलग जगह पे पाई बॉन्ड है? अलग जगह पे पाई बॉन्ड है, हाँ या ना? अरे एक पॉइंट लिखवाए हैं, वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? तो वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, हाँ या ना? तो अब बताइए, ए आर एस और ए आर एस सेम आर एस या डिफरेंट आर एस? डिफरेंट आर एस, समझ गए? यहाँ का पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करके अब अलग जगह पे आ गया है। इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं था, डबल बॉन्ड नहीं था, बट इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर एक काम करते हैं, पूरे मॉलिक्यूल को ही ऐसे रोटेट कर देंगे। तो मैं बोल दिया मॉलिक्यूल को नहीं रेजोनेंस में घुमाते हैं। मैं लिखवाया क्या कि रेजोनेंस में मॉलिक्यूल ही घूमने लगता है, या रेजोनेंस मॉलिक्यूल के अंदर का पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यस, दैट्स व्हाई। अब बताइए, ए आर एस और ए आर एस सेम आर एस या डिफरेंट आर एस? डिफरेंट आर एस। ये है आर एस फर्स्ट और ये है आर एस सेकेंड, करेक्ट स्टूडेंट? लेकिन अभी जस्ट बोला गया है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, प्लीज आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। किसी का माइक्रोफोन या कुछ भी डिस्टर्ब हो रहा है तो वो जेंटली अपना माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिए। तो एक्चुअल में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेंस हाइब्रिड क्या है? रियल कॉन्सेप्ट है। तो रिजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट कि दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजोनेंस उसे छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। तो यहां पे रिजोनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसने अपना पोजीशन को चेंज किया है? बोलिए, पाई बॉन्ड। क्या किस? यस, तो पाई बॉन्ड को छोड़कर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। किसे छोड़कर स्टूडेंट? पाई बॉन्ड को छोड़कर स्ट्रक्चर। अब देखिए, यहां पे है सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? बट यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड। और रिजोनेंस हाइब्रिड में सिर्फ इसका कैरेक्टर रहेगा, सिर्फ इसका कैरेक्टर रहेगा, या सब दोनों का बीच का कैरेक्टर रहेगा? दोनों का कैरेक्टर रहेगा। रिजोनेंस हाइब्रिड कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेंस हाइब्रिड कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि इसमें, इस रिजोनेंस हाइब्रिड में इसका भी कैरेक्टर को रखना पड़ेगा और इसका भी कैरेक्टर को रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस यहां पे क्या था? सिंगल बॉन्ड, बट इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। तो यहां पे क्या बनाएंगे? कंप्लीट सिंगल, कंप्लीट डबल, या दोनों के बीच का? यस, इसे देखेंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, इसे देखेंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब दोनों का बीच का क्या होगा? ना ही कंप्लीट सिंगल रहेगा, ना ही कंप्लीट डबल रहेगा। Yes, same for this position, also 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 same for this position। और इसी को आप देखते होंगे कि ऐसे दिखाया रहता है, नहीं? तो ये एक्चुअली क्या था? रेजोनेंस हाइब्रिड, नॉट रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या था? रेजोनेंस हाइब्रिड। यस, तो इसका मतलब नहीं लग रहा कि ये पूरा पाइप, ये पूरा ऐसे घूम रहा है ना? क्या रोटेट कर रहा है स्टूडेंट? पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है,
नहीं लगता चार्ज पार्टिकल अगर एक घूम रहा है तो करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है, और करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकल सकता है। करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड रहता है, हाँ है ना। तो हो सकता है कि हायर लेवल पे अगर आप चलेगा यार बेंजीन पढ़ रहे हैं और कहीं पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ रहेगा तो आपको तो लगेगा कि बेंजीन से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया, बट अंदर में क्या हो रहा है? इट इज काइंड ऑफ एक लूप बन रहा है ना चार्ज का मूवमेंट का, डिलोकलाइजेशन का। तो अब बताइए, इसका मतलब है कि रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। किसे छोड़कर? दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस प्रोसेस, उसको छोड़कर मैंने क्या किया था? रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को छोड़कर मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर, करेक्ट, और तब मिलाया इसमें सिंगल इसमें डबल। तो यहां पे क्या होना चाहिए? इस तरीके से। तो आज बात कभी भी अगर मैं बोलूंगा कि ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, तो जैसे ही बोलेंगे ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, ऑल्सो ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, तो आपको दिमाग लगाना है कि रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो रेजोनेंस का रिस्पॉन्सिबल उसको माइनस करके ड्रॉ करना है, और तब सबका कैरेक्टर को लेकर आना है। क्या लेकर आना है? सबके कैरेक्टर को वहां पर लेकर आना है। देखिए अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी के लिए 10 मिनट आपको जस्ट जानना है कि हाँ ऐसे होता है। और जिनके पास कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है उनको मैं भेज दूंगा, पूरे आइसोमरिज्म का ही पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, डीके सिंह का। चलिए अब यहां देखिए स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। अच्छा थोड़ा बहुत तो आप लोग रेजोनेंस पढ़े हैं ना। चलिए आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि व्हेन लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। ये पढ़ाएंगे आपको अंडर द हेडिंग हाउ टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी के लिए फॉर मोमेंट यहां देखिए स्टूडेंट, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी ये नहीं कि क्यों यहां पे होता है, बस यानी कि अगर यहां आया यहां चला गया, और ए लोन पेयर और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में 1 का गैप है। अभी एक किसी को सोचना ही नहीं है कि सर ने ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिए, बस अभी जाने कि बस ऐसा होता है। कैसे होता है थोड़ा देर के बाद। ये बताइए कि यहां से यहां है तो किसका किसका पोजीशन चेंज हुआ? सबसे पहला बात, किसका पोजीशन चेंज हुआ? आपको नहीं लगता है कि यहां पे लोन पेयर का और पाई बॉन्ड का दोनों का पोजीशन? यस, ओके। ये लोन पेयर यहां था, अब लोन पेयर कहां पे है? नहीं था, लोन पेयर यहां पे आ गया। पता है ना कि 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 यस। और कंप्लीट एरो का मतलब एक ऐसा एरो, कंप्लीट एरो अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करता है या 2 इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ जब यहां देखिएगा, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे नाइट्रोजन अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे पहले से कौन सा बॉन्ड है स्टूडेंट? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। तो इसके आने से अब यहां पे कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। ये आप लोग ही बोल रहे हैं, कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड, हाँ है ना, ओके। नेक्स्ट यहां देखिए, इसमें बहुत, इस एग्जांपल से बहुत कुछ सीखेंगे। यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। आप बोलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का रहा होगा, 1 इस कार्बन का रहा होगा, हाँ है ना। बट दोनों लेकर कौन चला गया? एक कार्बन। तो इसका मतलब इस कार्बन को प्रॉफिट हो गया और इस कार्बन को लॉस हो गया, हाँ है ना। तो इस कार्बन को लॉस हो गया और इस कार्बन को प्रॉफिट हो गया।
बट इस एरो से इस कार्बन को प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। हाँ, दो एटम के बीच बॉन्ड बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड, तो नहीं था दोनों को एक एक देना चाहिए था, बट दोनों तो नाइट्रोजन दे दिया है। दैट्स वाई इस कार्बन को क्या ओवरऑल लॉस हुआ? नहीं, इस एरो के कारण इसे 1 का लॉस हुआ था, इस एरो के कारण 1 का प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल क्या हुआ? नो लॉस नो प्रॉफिट। करेक्ट। तो जब किसी कार्बन को नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ तो उस पर चार्ज क्या रहेगा स्टूडेंट? 0। करेक्ट। अब बोलिए नाइट्रोजन को एक्चुअली बॉन्ड बनाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन देना था, बट यहां पे जो बॉन्ड बनाने के दिया है तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन दिया है, तो लॉस किसे हुआ? नाइट्रोजन को। कितने इलेक्ट्रॉन का? एक तो उसका ड्यूटी था कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, राइट? तो दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, बट एक तो उसको देना ही था ना बॉन्ड अगर बनाना चाहेगा तो लॉस कितने का हुआ? 2 का या 1 का? 1 का। तो नाइट्रोजन का लॉस हुआ और इस कार्बन को क्या हुआ? कितने का प्रॉफिट? आप 2 फ्रेंड मिलकर 50-50 का बिजनेस किया, आप 50 लगाए और आपका फ्रेंड 50 लगाया, अब कुछ दिन के बाद पूरा 100 आप लेके चले गए, तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें तो 50 आप ही का था। 50 आप ही का था ना, राइट? तो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन लेके गया है उसमें तो एक तो उस कार्बन का ही था, बेचारा कार्बन का ही था वो एक इलेक्ट्रॉन गलती से, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा लेकर गया नहीं, तो कार्बन को कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट। दैट्स वाई ये 1 निगेटिव चार्ज दिए हैं। लेकिन ये 1 निगेटिव चार्ज में ये जो गया अकेले गया है या पेयर बन के गया है? पेयर बन के गया। तो अब यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आ गया पहला पॉइंट? करेक्ट। चलिए इस यहां पे बहुत सारा बात बोलना है, रुकिए अभी। और अभी एक कोई नहीं पूछेंगे कि सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से ही यहाँ क्यों हुआ है, ये अभी मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, देखिए ऐसा हुआ। अभी बताइए, ये अगर RS1 है और ये RS2 है, तो आपका जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उस ओवरऑल उस पर टोटल चार्ज कितना था? नहीं रहता है, न्यूट्रल था। यस, वेरी गुड, न्यूट्रल। और जो सेकेंड RS बना स्टूडेंट, उस पर ओवरऑल टोटल चार्ज कितना? 0। चार्ज का सेपरेशन हुआ बट टोटल चार्ज अभी भी क्या है? 0 है। तो यहां से क्या एक पॉइंट लिख सकते हैं? इन रेजोनेंस प्रोसेस इफ 1 RS इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो लिख लीजिए इन रेजोनेंस प्रोसेस, पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन में लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन इन रेजोनेंस प्रोसेस if 1 RS is electrically neutral, in resonance process if 1 RS is electrically neutral, then all RS must be electrically neutral. चलिए अब यहां देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग यहां देखिएगा। अब मुझे इसका इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख लीजिएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले बोलना है कि सर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है तो मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बट उसको छोड़कर जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये रेजोनेंस के लिए यहाँ पे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसके किसके बीच में किसका किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजोनेंस प्रोसेस? वेरी गुड, ऐसा बोलना है सर, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। दैट्स व्हाई रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए हम लोग पाई बॉन्ड और लोन पेयर को नहीं दिखाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रेडी है। करेक्ट। अब बताइए, यहां पे इसमें यहां पे सिंगल बॉन्ड बट यहां पे डबल बॉन्ड, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा स्टूडेंट? पार्शियल डबल बॉन्ड। और यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे सिंगल बॉन्ड, तो बीच का कैरेक्टर मतलब ना ही डबल ना ही सिंगल। वेरी गुड।
और यहाँ पे जीरो चार्ज और यहाँ पे 1 यूनिट कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जीरो चार्ज और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच का कैरेक्टर क्या होगा? बोलिए सर। डेल प्लस जीरो चार्ज और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच का कैरेक्टर तो ही रहेगा ना, थोड़ा चार्ज, डेल प्लस। और यहाँ पे आप लोग देखते नहीं HCl में डेल माइनस डेल प्लस लिखते हैं, बट NaCl में कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस लिखते हैं, है ना। चलिए, और यहां पे जीरो चार्ज, यहां पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, तो बीच का कैरेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए सर कि यहां पे डेल प्लस, तो यहां पे डेल माइनस ही लिख दिए। इट माइट भी यहां पे डेल डैश माइनस भी तो लिख सकते थे, यहां पे डेल प्लस तो यहां पे डेल डैश माइनस, है ना। तो मेरा आंसर रहेगा कि स्टूडेंट आपका ARS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है? बोलिए, न्यूट्रल। और ABRS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड किसको मिलाकर बनता है? बोलिए, रेजोनेंस हाइब्रिड में रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर, करेक्ट। और आपका सारा RS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड मस्ट बी इलेक्ट्रिक, रेजोनेंस हाइब्रिड शुड आल्सो बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। तो इसमें टोटल चार्ज जीरो, इसमें भी टोटल चार्ज जीरो, तो इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड में भी टोटल चार्ज शुड बी व्हाट? जीरो। दैट्स व्हाई यहां पे डेल डैश प्लस, तो यहां पे क्या रहना चाहिए? डेल प्लस, तो यहां पे डेल माइनस। इसलिए अगर मैं इसको डेल डैश माइनस भी लिखता और तब पूछता डेल डैश माइनस का मैग्नीट्यूड और डेल प्लस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब यहां से एक और पॉइंट क्या लिखना चाहिए? यहां से एक पॉइंट लिखना चाहिए, लिख लीजिए। इफ resonating structures are electrically neutral, then resonance hybrid should also be electrically neutral. If resonating structures are electrically neutral, मतलब जीरो चार्ज, then resonance hybrid should also be electrically neutral. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब यहां देखिएगा, बोलिए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? अब हाइब्रिडाइजेशन तो आपको बहुत फास्ट बहुत बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3, लोन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर 4, है ना। तो हाइब्रिडेशन बिकम्स व्हाट? sp3। वेरी गुड। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है स्टूडेंट? sp2। और यहां देखिए, अब यहां पे इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इस नाइट्रोजन का यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे आपको नजर आ रहा है? मुझे तो 3 नजर आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 4 है या 3 है? 3। और लोन पेयर 0। दैट्स वाई यहां पे इसका क्या स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3। देन हाइब्रिडेशन बिकम्स व्हाट? sp2। नाउ बोलिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन? 3। And how many lone pair? 1. So now steric number becomes what? sp। तो यहां से यहां है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहां पे क्या एक बात ये बोल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, रेजोनेंस प्रोसेस ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम, है ना।
रेजोनेंस का प्रोसेस के वजह से स्टेट ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो जाता है। यहां पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या था, देखिए sp3, यहां पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या है sp2, यहां पे कार्बन का हाइड्रोजन क्या था यहां पे स्टूडेंट मेरा मार्कर भी तो कभी कभी देख लीजिए sp2, और यहां पे क्या है sp3। तो क्या यहां पे एक पॉइंट और ऑब्जर्व कर लिए कि हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस प्रोसेस आल्सो चेंजेज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। लिखिए रेजोनेंस प्रोसेस आल्सो चेंजेज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, यहां देखिए, यहां तक समझ में आ गया। ओके, आपको याद है कि आपको एक पॉइंट पढ़ाए थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, याद है हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, ये पढ़ाए थे जब sp3 हाइड्रोजन पढ़ा रहे थे। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, यहां देखिए कि इस नाइट्रोजन का, सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, बहुत डेप्थ की बात है। इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या था स्टूडेंट sp3, और इसका मतलब sp3 था, तो लोन पेयर तो sp3 ऑर्बिटल में रहा होगा। लोन पेयर कहां रहा होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, करेक्ट। बट ये लोन पेयर यहां पे आकर क्या बना रहा है पाई बॉन्ड। हाउ इट इज पॉसिबल कि लोन पेयर है हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक पाई बॉन्ड बना रहा है, जबकि मैं पहले लिख चुका हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, है ना। तो नहीं तो एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन का बात हो गया कि ये लोन पेयर था हाइब्रिड ऑर्बिटल में, बट इसके आने से ये पाई बॉन्ड बनाया है, जबकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है भी एक्चुअली। तो एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ है। होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर अपना घर बदल देता है। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, बहुत डेप्थ की बात है, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू प्योर p। कहां से कहां चला जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू प्योर p। तो नेक्स्ट सर ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। यहां देखिए ध्यान से देखिए, ये किसका सेफ है sp3 का, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर पुल करें तो नहीं था कि पुल करने से इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घर ही अपने आप को मॉडिफाई कर ले उस टाइम पे, राइट। तो एक्चुअल में लोन पेयर जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर कि लोन पेयर इतना मॉडिफाई करने का क्या रिक्वायरमेंट था, लोन पेयर ऑलवेज प्योर पी में ही रहता। फिर नहीं, प्योर पी और sp3 में इसका साइज बड़ा होता है स्टूडेंट, ये तो पता बताया था ना साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो प्योर पी के साइज बड़ा है, तो प्योर पी में लोन पेयर रहेगा तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूक्लियस से लोन पेयर का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम रहेगा तो सिस्टम का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई, ये सब दोनों पॉइंट लिखवा दूंगा। दैट्स वाई इफ लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, अगर लोन पेयर इन रेजोनेंस में जब तक नहीं इन्वॉल्व हो रहा है तब तक इट शुड बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो कहां रहना पसंद करेगा, प्योर पी में या हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि वो हाइब्रिड में रहेगा तो न्यूक्लियस का ज्यादा क्लोज रहेगा, करेक्ट। लेकिन एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल टू प्योर पी। तो ये भी क्वेश्चन अगर डेप्थ में हो सकता है नीट के एग्जाम में या जेई में पूछ दिया जाए, एग्जाम अगर हुआ तो, कि लोन पेयर यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस दिस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे लोन पेयर किसमें है sp3 में, बट वही लोन पेयर यहाँ पे आकर पाई बॉन्ड बना रहा है
तो वही लोन पेयर यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा, डैम श्योर उसको अपना घर को जो sp3 ऑर्बिटल का है उसको मॉडिफाई करके प्योर पी करना किया होगा, हाँ या ना। चलिए तो समझ में आ गया। तो एक पॉइंट पहले लिखिए, इफ लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इफ लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस then it should be in hybrid orbital, then it should be in hybrid orbital। और नीचे एक और पॉइंट लिखिए, रीजन लिख लिए, और रीजन में लिखिए एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। एक्सप्लेन कर लेंगे जो मैं समझाया कि अगर रेजोनेंस नहीं करेगा तो वो लोन पे कहाँ रहेगा, प्योर पी में या हाइब्रिड में, हाइब्रिड में, क्योंकि हाइब्रिड में रहेगा तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा, और न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास है तो उसका अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो एनर्जी लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, इन दिस एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस lone pair shifted from hybrid orbital to pure p orbital। In this example, at the time of resonance, lone pair shifted from hybrid orbital to pure p orbital। करेक्ट ना। कोई पूछेगा क्यों शिफ्ट कर गया, तो क्या बोलना है, रीजन में we know that पाई बॉन्ड किससे बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से या प्योर पी से, प्योर पी से। दैट्स वाई यस, तब दैट्स वाई ये लोन पेयर जब ये पाई बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो उस टाइम पे अपने आप को कहाँ पे इमेजिन करेगा, कहाँ पे रखेगा, हाइब्रिड में या प्योर पी में, प्योर पी में। yes। तो इतना सारा बात इसमें हम लोग ऑब्जर्व किए नहीं। चलिए अब इसमें बहुत सारा बात है, बट अभी के लिए अब सबसे पहले मैं आप लोग को जब तक ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा कि हाउ टू, अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ाया हूँ व्हाट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, बट व्हाट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मैं बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा, मैं हेडिंग बनाऊंगा हाउ टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हेडिंग बनाइए हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और प्लीज इस पार्ट को बढ़िया से देखिएगा। अच्छा, हाउ टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पहले वो आप लिख के रेडी रहिए। बट मान लेते हैं कि कोई आपसे अगर आज के बाद पूछेगा, यहाँ देखिए रेजोनेंस में किसका किसका पोजीशन डी लोकलाइज होता है, किसका किसका पोजीशन चेंज होता है, पाई बॉन्ड का, लोन पेयर का, नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का। बट इन रेजोनेंस किसका पोजीशन चेंज नहीं होता है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है, मैं ये बोल रहा हूं करेक्ट, ऐसा होता है। और ये चांस की बात है कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, नहीं ये पढ़े हैं ना, कब पढ़े हैं, पिछले, यस। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या ये रेजोनेंस का प्रोसेस है, मतलब ऐसा होता है, बट ये रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट? कि सर यहाँ पे पाई बॉन्ड का तो पोजीशन चेंज हुआ, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और एटम का भी पोजीशन चेंज हो गया, जो कि रेजोनेंस में पॉसिबल नहीं है, ये रेजोनेंस का कंडीशन नहीं था। करेक्ट। तो यहाँ पे इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, उसको 2 लाइन खुद से लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन बाय माई सेल्फ। आप लोग लिखिए तो घूम पर के मेरे पास ही आ जाएगा। चलिए अब हेडिंग बनाएंगे। क्या बोले? नहीं, वो तो मैं देख रहा था कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं।
कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा तो मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा। हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग बढ़िया समझेंगे क्योंकि 90% स्टूडेंट को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मीनिंग ही नहीं पता है अच्छे से और ना ही ड्रॉ करने आता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस में कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मतलब कौन कौन सा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। किस पार्टिसिपेशन तो पहले देख लेंगे। तो रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट? पाई बॉन्ड आया ना, ए भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और कौन पार्टिसिपेट करता है? लोन पेयर। कौन किसके साथ करेगा और कैसे करेगा वो नहीं, कौन कौन करता है वो अभी मैं पूछ रहा हूं। और कौन करता है? निगेटिव चार्ज करता है। और कौन करता है? पॉजिटिव चार्ज। और यहां देखिएगा फ्री रेडिकल। कौन और कौन करता है? फ्री रेडिकल। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि और रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब रेजोनेंस यही करेगा ना। रेजोनेंस या तो पाई बॉन्ड करेगा, लोन पेयर करेगा, निगेटिव चार्ज करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा और फ्री रेडिकल करेगा। मतलब इतना ही सिस्टम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इतना तो सिस्टम है लेकिन कौन किसके किसके साथ करेगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन, रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। अब पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो सकता है। किसका किसके साथ? पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज के साथ भी हो सकता है। किसके साथ? पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ भी हो सकता है। पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज के साथ भी हो सकता है। पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ भी हो सकता है। अब पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ भी हो सकता है। करेक्ट। एफ सीख लिए। निगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के साथ भी रेजोनेंस हो सकता है। किसका किसके साथ? निगेटिव चार्ज कैन ऑल्सो रेजोनेट विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन निगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? थोड़ा देर के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन निगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं करता है। निगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट। पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, बट पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेगा। ओके, तो अब देख लीजिए कि कौन किसके साथ नहीं करेगा। तो निगेटिव का निगेटिव के साथ नहीं होगा, निगेटिव का लोन पेयर के साथ नहीं होगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाया कि देखिए पूरे रेजोनेंस के प्रोसेस में कौन कौन सा इन्वॉल्व रहता है। पाई बॉन्ड रहता है, लोन पेयर रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है और फ्री रेडिकल। ये सब मिलकर रेजोनेंस करेगा। अब किसका किसके साथ हो सकता है? ओके, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस हो सकता है। पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ भी हो सकता है। पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज के साथ भी हो सकता है। पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ भी हो सकता है। पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ भी हो सकता है। ये पाई बॉन्ड कौन सा पाई बॉन्ड रहेगा इस पर मैं नहीं आया हूं, उसको मैं थोड़ा देर के बाद पढ़ाऊंगा। ये पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक से कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बोल रहा हूं कि कर सकता है, मस्ट नहीं बोल रहा हूं, कैन भी। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ कर सकता है, बट निगेटिव के साथ नहीं करेगा, निगेटिव लोन पेयर के साथ नहीं करेगा, पॉजिटिव के साथ नहीं करेगा, बट पॉजिटिव लोन पेयर के साथ करेगा। ओके, यस। अब देखिए एक बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट है। रेजोनेंस में अगर वन ऑफ द एरो ऐसे जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, रेजोनेंस में वन ऑफ द एरो अगर ऐसे है तो दूसरा एरो का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में रहेगा। समझ गए? हाँ या ना?
ये रूल है, रेजोनेंस में अगर एक एरो ऐसे तो दूसरा एरो भी ऐसे, इसका मतलब रेजोनेंस में कोई देता है और कोई लेता है, ठीक है। इसका मतलब रेजोनेंस में ए अलाउड है, बट रेजोनेंस में ए अलाउड नहीं है। क्या यहां पे दोनों एरो का डायरेक्शन सेम रहा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है? नहीं लग रहा कि दोनों दे रहा है, इधर भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, करेक्ट। यहां पे क्या था? ए दे रहा है तो ए ले रहा है, हाँ है ना। बट रेजोनेंस में अगर कोई एक सिस्टम इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन लेगा, बट यहां पे क्या हो रहा है? तो रेजोनेंस में कभी भी एरो का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा, सॉरी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहेगा, इसलिए रेजोनेंस में अलाउड नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? ए रेजोनेंस में अलाउड है, ए भी अलाउड नहीं है। तो आप लोग को से तो बहुत छोटा छोटा बात है, यही सबसे बड़ा बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, पॉइंट टू बी नोटेड कि रेजोनेंस में एक ही एटम से एट ए टाइम दो एरो अलाउड नहीं है। यहां देखिए, रेजोनेंस में सेम एटम से दो एरो अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एटम पे दो लोन पेयर है, हो सकता है ना, समथिंग लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एटम पे आपको पता है कि ओके लोन पेयर और पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है, और आप देखिए ओके यहाँ पे तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है और आप इतना खुश हो गए कि दोनों लोन पेयर लेके चल दिए, नहीं। बट ऐसा नहीं करना है, रेजोनेंस में किसी एटम से एट ए टाइम दो एरो नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर किसी एटम के पास दो लोन पेयर है, एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो सारे लोन पेयर को एक टाइम लेके जाना है, या वहां से एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? यस, याद रहेगा। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। एक कैसा पाई बॉन्ड है? हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड है या होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है? होमोएटॉमिक। और एक ऐसा पाई बॉन्ड है हेट्रोएटॉमिक। इस कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सेम है। इसमें इस कार्बन इस ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? वेरी गुड। तो आज के बाद अगर रेजोनेंस में होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, कौन इन्वॉल्व होता है? इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, then it can be open in both way depending upon situation। अगर क्या लिखना है? if homoatomic pi bond involved in resonance then it can be open in only one way or both way depending upon situation। इसका मतलब यह है कि रेजोनेंस में ए पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिटी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो रेजोनेंस में ए पाई बॉन्ड इधर भी ओपन हो सकता है और इधर भी ओपन हो सकता है, करेक्ट, हाँ या ना? ठीक है। बट आपको नहीं लगता है कि इस केस में पाई क्लाउड, मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दैट्स व्हाई इन केस ऑफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, कौन सा पाई बॉन्ड? इन केस ऑफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, इन जनरल पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। किसके तरफ? इसका मतलब है रेजोनेंस में जनरली अगर हेटेरोटॉपिक पाई बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ ओपन होगा, ऐसे ओपन नहीं होगा। समझे? आपको नहीं था कि ऐसे ओपन होने का मतलब उल्टी गंगा बहा रहे हैं? सिचुएशन कुछ ऐसा था और आप क्या कर रहे हैं कि इससे इसको देना था ऑक्सीजन को और आप उल्टा काम कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कौन जनरली अलाउड रहेगा और कौन अलाउड नहीं रहेगा? ए अलाउड नहीं रहेगा और ए अलाउड रहेगा। करेक्ट? एकदम छोटा छोटा सा पॉइंट। यहां तक समझ में आ गया? और आज पीडीएफ रेजोनेंस का भेज देंगे, डोंट वरी। आपको नोमेनक्लेचर का एक कंप्लीट पीडीएफ भेजे हैं, लेकिन उसमें पूरा नोमेनक्लेचर नहीं है, बट अबाउट 80% नोमेनक्लेचर वहाँ पे है। हाँ या ना? एक पीडीएफ में भेजा हूँ। तो आज जो भेजेंगे उसमें जहाँ तक नोमेनक्लेचर है उसके बाद का नोमेनक्लेचर मिलेगा और फिर शुरू हो जाएगा रेजोनेंस वहाँ उसी में। ठीक है? क्या है मोल कॉन्सेप्ट का? अच्छा, थैंक यू म्यूजिक क्या है? मतलब राकेश कुमार, वो ऐसा म्यूजिक है ना, मतलब वैसा मेरा नेचर नहीं है, लेकिन लगता है कि बड़ा धमाकेदार कोई एंट्री ले रहा है। चलिए क्या कीजिएगा, अब इसी में हम लोग का लाइफ हो गया है। अच्छा है, बहुत बेसिक, लेकिन 11th क्लास का भी वीडियो आप लोग को भेज रहे हैं, दोनों जगह से देखिएगा, बहुत बेसिक लेवल से क्लियर कर रहे हैं। आप लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ना किए? ऑफलाइन क्लास अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ाएंगे ही। आई विश कि आप लोग को ऑफलाइन पढ़ाएं। ऑफलाइन क्लास बहुत ही लाइव क्लास होता है, मतलब सच में आपको ऐसा लगने लगता केमिस्ट्री एक्चुअल में इजी है। जो हाइप बना देना कि केमिस्ट्री टफ है या नहीं समझ में आ रहा है या बोरिंग है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट बोरिंग होता ही नहीं है। सब्जेक्ट का आप किस तरीके से डील करते हैं, इट मैटर्स। अब टीचिंग लाइन में इस पोडियम पे आना बहुत बड़ा काम होता है। सब लोग पोडियम, जैसे आज के डेट में सब लोग टीचर बन रहे हैं। पहले अपने आप को तो डेवलप कर लीजिए, तब जाकर जानना और आपको सिखाना बहुत डिफरेंस है। सिखाने के लिए आपके लेवल में जाना पड़ेगा, फिर आपके साथ आपका हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा। देखिए ऐसे ऐसे होता है। क्या लगता है आईटी का क्वेश्चन मुझे बनाना रहेगा तो ऐसे थोड़े करेंगे? फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएंगे। चलिए यहां तक हो गया। अब यहां देखिए, तो इस कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग सीख लिए कि हाउ टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाउ टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हम लोग वहां उस पॉइंट को शुरू नहीं किए हैं, जस्ट कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे केयर करेंगे। तो अब देखिए, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए मैं लिखवा दूंगा पॉइंट। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए ओनली 2 पॉइंट्स हैव टू बी इवेलुएटेड। कितना पॉइंट को हम लोग को कंसिडर करना है? 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है विच एटम्स आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। कौन कौन सा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। करेक्ट, पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ। तो एक लाइन लिखिए तो, for the resonance process 2 points have to be evaluated. For the resonance process 2 points have to be evaluated. First, which atom will participate in resonance? Which atom will participate in resonance? Second point, direction of flow of electron. Direction of flow of electron. मतलब ये दो पॉइंट अगर मैं आपको सिखा दिया तो अब
आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सिखाने के लिए मैं इसको बहुत सारा केस में ब्रेक कर रहा हूं। पहला केस है, यहां देखिएगा, इफ पाई बॉन्ड, प्लीज सब लोग यहां देखिए, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इसका मतलब पाई बॉन्ड किसके साथ कंजुगेटेड है? इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। अभी बताइए स्टूडेंट कि पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड में कितना केस? 3 केस। और वही 3 केस आपको, अगर पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, कंजुगेशन का मैं मतलब समझा रहा हूं थोड़ा देर के बाद, तो उसमें 3 केस, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, हाँ या ना? होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड। सेकेंड केस रहेगा होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड। और थर्ड केस रहेगा हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड, हाँ या ना? तो इसमें केस 1 बनाते हैं, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड। पहला पॉइंट हो गया। अब इसको पहले समझ लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहां देखिएगा सब लोग, अच्छा बोलिए, आप लोग जो जानते हो वो बताइए, फिर मैं रियल मतलब बताऊंगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन। आप लोग क्या जानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन? कंजुगेशन का क्या मतलब आप जानते हैं? मतलब कहने का सेंस है, कंजुगेशन का मतलब आप ये जानते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे बीच में कहीं पे सिंगल है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, तब तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो आप अभी तक आपके दिमाग में जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं है कोई। लेकिन आज के बाद 2 पाई बॉन्ड के बीच में दो पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है, उसके लिए बीच में सिंगल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंजुगेशन का मतलब आज के बाद 1 का गैप, कितना गैप? 1 का गैप होना चाहिए। तो देखिए, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड के बीच में, इस पाई बॉन्ड के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं भी है, बट ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड के बीच में कितना गैप है? नहीं लगता 1 बॉन्ड का गैप है, सिंगल बॉन्ड का नहीं, 1 बॉन्ड का मैं बोल रहा हूं, नॉट सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब ए डबल बॉन्ड और ए डबल बॉन्ड के बीच में 1 बॉन्ड का, वो मल्टीपल बॉन्ड मतलब जो भी बॉन्ड हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, बट ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड के बीच में 1 का गैप अगर रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कंजुगेशन, बोथ पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड। क्या बोलेंगे? बोथ पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड। इसलिए आज के बाद सिर्फ यही याद रखना है कि 2 पाई बॉन्ड के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या 1 का गैप, विच इज मोर एंड मोर जनरलाइज, 1 का गैप, और दैट गैप मे बी ऑफ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, है ना? that gap of what? That gap of maybe single bond or double bond। इसलिए कंजुगेशन का मतलब आज के बाद क्या बोलना है? कंजुगेशन का मतलब आज के बाद सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं बोलना है, 1 का गैप, कितना का? 1 का। ओके, तो देखिए अब लेकिन चांस की बात है कि सिंगल बॉन्ड है तो बोलने में और भी बढ़िया लगेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं। तो बताइए, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? है? ओके, इसका मतलब है कि पहला बात तो आपने ये पकड़ लिया कि सर बोथ आर कंजुगेटेड, नहीं, बोथ आर कंजुगेटेड, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन में होना जरूरी है। रेजोनेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है? कंजुगेशन का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, ए होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड
ए पाई बॉन्ड रेजोनेंस में किधर ओपन होगा, इधर ओपन होगा, इधर होगा, या दोनों तरफ हो सकता था, दोनों तरफ, और ए दोनों तरफ, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, then flow of electron from only one side या both side, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, हाँ या ना। लेकिन अगर ए इधर ओपन होगा तो ए इधर जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एरो डिफरेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो नीचे यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, if homoatomic pi bond conjugated with homoatomic pi bond, then direction of flow of electron from both side, then direction of flow of electron from both side. चलिए यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसको मेरा एरो को ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कहाँ ले जाकर रखा, देखिए तो इस यहां से कितना इलेक्ट्रॉन लेके गया, 2, इस कहाँ पे ले जाकर रखा, यहाँ पे बीच के कार्बन पे। तो अब ये अगर यहाँ का पाई बॉन्ड या ऐसे जाएगा तो यहाँ का भी तो ऐसे ओपन होगा, सेम डायरेक्शन ना। तो इसको कहाँ लेके जाएं, इधर, इधर तो कोई जगह है ही नहीं, तो कहाँ लेके जाना है, यस। अब बताइए इस प्रोसेस में किसको लॉस हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, बोलिए सर इस कार्बन को लॉस हुआ है ना, इस कार्बन को प्रॉफिट हुआ, बट इन दोनों कार्बन को ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। तो इस पे क्या डेवलप होगा, प्लस, और इस पे क्या डेवलप होगा, माइनस। और ये है मेरा आर एस फर्स्ट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आर एस सेकेंड। लेकिन यहां पे तो क्या बोला गया कि अगर इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, तो सिर्फ ओनली वन साइड करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, या दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना है। तो सिर्फ अभी आप वन साइड गए हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तब इधर भी आना है इस तरफ, ए यहां, तो ए कहां, यहां, ठीक है। तो अब किस पे, इस पे क्या रहेगा, निगेटिव, इसको प्रॉफिट, और इसे क्या रहेगा, लॉस, इस पे रहेगा पॉजिटिव। तो अब बोलिए ये अगर ARS और ARS डिफरेंट RS या सेम RS, ARS यहां देखिए और ARS, सब लोग यहां देखिएगा, ये दोनों RS डिफरेंट RS है या सेम RS है, क्यों, ऑब्वियसली डिफरेंट है। वन RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ व्हाट, पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, किसी के रेस्पेक्ट में अगर हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसको ऐसा पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए, नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल को नहीं घुमाना है, मॉलिक्यूल का जो एटम है उसको क्या करना है, नट बोल्ट से फिक्स कर देना है, यस। तो आप देखिए इसमें इस कार्बन में पॉजिटिव था, बट यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव है या निगेटिव है,
निगेटिव है। तो ARS और ARS लुक्स लाइक सेम RS बट एक्चुअली बोथ आर डिफरेंट RS विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ व्हाट, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। हाँ या ना? जस्ट उल्टा हो गया ना। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, RS थर्ड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बट ARS और ARS डिफरेंट RS है, सेम RS? सेम ही है, क्योंकि इसमें आप जब इसमें अगर डिफर करेंगे कि वन RS डिफर फ्रॉम अदर RS, तब क्या कुछ भी डिफर नजर आएगा? उसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, राइट? दैट्स व्हाई हाउ मेनी टोटल RS? 3। ये भी तो ऑब्जेक्टिव आता है, कितना RS है। और जिनको इस बात का ज्ञान रहता ही नहीं कि होमोएटॉमिक अगर कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, तो उनका तो हो सकता है कि एक तरफ करके छोड़ देते हैं तो उनको 2 नजर आता, और एक और स्टूडेंट रहते जो इस तरफ करके छोड़ देते हैं तो 2 और रहता। बट हम लोग क्या करेंगे, ओनली वन साइड, या इस केस में दोनों साइड, दोनों साइड करेंगे। और करेक्ट आंसर 2 या 3 रहता। अब नेक्स्ट है कि सर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ कीजिएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए क्या सिखाए हैं बोलिए? जो रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर पहले स्केलेटन, नहीं? ये ड्रॉ हो गया। अब यहां पे डबल, यहां पे सिंगल, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? यहां पे सिंगल, यहां पे डबल, यहां पे डबल, यहां पे सिंगल। अब बताइए, यहां पे 0 चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या लिखेगा? डेल प्लस, हाँ या ना? और यहां पे 0 चार्ज, यहां पे नेगेटिव, तो यहां क्या लिखेगा स्टूडेंट? डेल माइनस। बट यहां पे 0 और यहां पे नेगेटिव, तो इसका भी तो इफेक्ट आएगा। तो नहीं तक यहां पे डेल माइनस लिखना चाहिए था, हाँ या ना? और यहां पे क्या था? 0, यहां पे पॉजिटिव, तो इसका भी तो इफेक्ट यहां पे डेल प्लस रहता, करेक्ट? तो नहीं लगता कि डेल प्लस और डेल माइनस आपस में कैंसिल कर देगा, और ये डेल माइनस डेल प्लस कैंसिल कर देगा, और इस कार्बन पे कोई चार्ज नजर ही नहीं आएगा, हाँ या ना? आप लोग समझे नहीं समझे कि मैं क्या यहाँ पे बोला? इस कार्बन पे सिर्फ प्लस डेवलप होता है या माइनस डेवलप होता है, या दोनों डेवलप हुआ था? इस तरफ जा रहे हैं माइनस डेवलप होता है, इस तरफ आ रहे हैं प्लस, तो दोनों का तो इफेक्ट लेंगे। दैट्स वाई डेल प्लस डेल माइनस आपस में क्या हो गया? कैंसिल। डेल प्लस डेल माइनस आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो दिस इज अ करेक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ओके। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? सेकेंड केस, यहां देखिएगा, हम लोग केस फर्स्ट का बी में अब आते हैं। केस फर्स्ट का ए क्या था? होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक। केस फर्स्ट का बी है इफ होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड। इसमें से कुछ क्रैश कोर्स के भी स्टूडेंट हैं? ओके, मुझे तो 2-3 दिन से लग रहा था कि शायद क्रैश कोर्स का स्टूडेंट सब छोड़ दिए हैं, और ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो लोग 45 डेज काउंट कर रहे थे। 30 अप्रैल से लेके 15 जून हो गया, तो 45 डेज हो गया, अब छोड़ देते हैं। नहीं, अटेंडेंस नाउ बिकम्स वेरी लो। वो आप लोग देखते ही होंगे जूम में पार्टिसिपेंट। चलिए, जब तक सब लोग पढ़ते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होता है, देखते हैं। मोटा मोटी मेरे दिमाग में 15 ऑफ जुलाई तक चल रहा है क्रैश कोर्स के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद भी अगर आप लोग बोलिएगा कि सर आपका 12th का तो चल ही रहा है, और हम लोग को बैठने के लिए तो कोई जगह लेने का बात ही नहीं है, अगर आप मुझे भेजते रहिएगा नॉलेज के पर्पज़ से, शाम का बैच में भी क्लास करते रहेंगे, मैं पक्का भेजते रहूँगा। बट उसमें से मैं शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा, सबको नहीं भेजूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो उनको पर्सनली मैं उनका अलग से एक ग्रुप बना दूंगा, तो उनको फिर भेजते रहेंगे, ठीक है? ओके, तो
होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, यहां देखिए स्टूडेंट, तो इसके बीच में 1 का गैप है ना, मतलब ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, लेकिन इस ए पाई बॉन्ड का ओपनिंग किधर किधर हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, इस तरफ, या होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन बोथ वे, बट व्हाट अबाउट हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड? यस, तो जब इसका मतलब है कि इसका तो कैरेक्टर था कि जिधर ओपन करना है उधर ओपन कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, बट अब यहां पे हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस, अगर ए इधर ओपन होगा तो नहीं लेता कि अगर ए इधर ओपन होगा तो इधर इसको इधर ओपन होना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए नाउ व्हिच बिकम्स इंजन एंड व्हिच बिकम डब्बा, नहीं रहता कि ट्रेन का इंजन ही तो डब्बा को खींचेगा, ऐसा देखें डब्बा ट्रेन के इंजन को पुश कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब इंजन ही तो डायरेक्शन देगा, तो नाउ व्हिच बिकम्स इंजन, कौन डिसाइड कर रहा है? ए डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब है नहीं, कितना बढ़िया तो कॉन्सेप्ट हो गया। इसका मतलब इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमोएटॉमिक टू हेटेरोएटॉमिक, है ना, नॉट फ्रॉम हेटेरोएटॉमिक टू होमोएटॉमिक, करेक्ट। तो एक लाइन लिख लीजिए, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, then direction of flow of electron from homoatomic to heteroatomic, okay। अब देखिए यहाँ पे ही बहुत सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, जैसे ये देख लिए और ये बात अगर नहीं जानते तो डैम श्योर, और आप लोग शायद ऐसा कभी कभी सोचते भी होंगे और हो सकता आगे चले कर भी देंगे, नहीं रहता, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर देते होंगे, कंजुगेटेड है रेजोनेंस होगा, बट अब ऐसा नहीं करना है, आज बता दिए ना एकदम बेसिक लेवल से। तो अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ रहेगा, हेटेरोएटॉमिक से होमोएटॉमिक या होमोएटॉमिक से हेटेरोएटॉमिक, इधर से इधर नहीं करना है, यहाँ से। और यहाँ पे हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन या दिस वन? इसका तो दोनों कैरेक्टर था, इधर भी, बट इसके वजह से अब इसको सिर्फ इधर जाएगा, हाँ है ना। तो ओके स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अलग लेवल इसको